हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया, टिबेट, चाइना, 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी निरुपमा राव। दूसरा देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में क्या है? हमारी कुल्लू घाटी है। अगला देखते हैं, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो एक साइड हमें पतन दिया है और दूसरी साइड राज्य दिया है, तो देख लेते हैं किस राज्य का पतन कब हुआ है करके। ठीक है, भटकल। तो जो भटकल है इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, एल ए पी, एल ए पी हो जाएगा केरल। काकीनाडा, काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन का हो जाएगा कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला देखते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो जो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य नर्मदा का घाटी का जो भाग है वो नहीं है, वो देखना। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान हमारी नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नील क्रांति उर्वरकता उत्पादन से नहीं है, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, नील क्रांति गलत है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और थर्ड गलत है। ठीक है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि। ठीक है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो जो पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना दी थी वो थी हमारे ऑप्शन नंबर बी ने। ठीक है, इमेंसुएस कांट ने पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना दी थी। चला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो एक साइड हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और एक साइड राज्यों के नाम दिए। ठीक है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है उसको देखना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में बिल्कुल सही है। ठीक है, घाना पक्षी विहार राजस्थान, भी बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये गलत है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम पे है, घाना पक्षी विहार राजस्थान पे है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो जो रामसर सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ठीक है, तो किससे संबंधित है वो देखना है। तो जो रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। आर्गन जो है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मकता आय लोच है और धनात्मकता मूल्य लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की है? सवाल ये पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक आय लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की वस्तु होगी करके। ठीक है, तो यह वस्तु होगी निम्न स्तरीय वस्तु होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धनता करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो आय किसी देश की अगर हमें राष्ट्रीय आय की जो निर्धारण करना है उसको कितनी है करके, तो हमारी कौन सी विधियां हैं और इनमें से कौन सी विधि नहीं है उसको छांटना है। तो जो हमारी उत्पादन पद्धति है बिल्कुल सही है, विधि से माप सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं राष्ट्रीय आय। मिश्रित पद्धति बिल्कुल सही है और आय पद्धति बिल्कुल सही है, यानी जो हमारी निवेश पद्धति है इससे हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, तो हमारा जो निवेश पद्धति होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की रही थी? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 वर्ष की रहती है, पर कौन से पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष तक रही है वो बताना है। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष तक रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। एक साइड हमें भौतिक राशियाँ दी हैं और दूसरी साइड हमें मात्रक दी हैं, तो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक कौन सा है उसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं। त्वरण, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ए का 3। दूसरा है बल, बल का होता है न्यूटन। बी का 4। कार्य, कार्य का होता है जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं, तो कौन सा कारण है उसका ये बताना है। तो जब हम किसी लटके हुए कालीन को छड़ से पीटते हैं तो उसके धूल से जो कण बाहर निकलते हैं वो निकलते हैं जड़त्व के कारण, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला देख लेते हैं। सार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान होता है वो कितना होता है वो देखना है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है वह हमारा क्वार्ज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्वार्ज सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में इनमें में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमें कथन दिए हैं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको देखना है। तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये ऑप्शन गलत है, पहला ही हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, सही है ये। इसका मात्र जूल किग्रा के होता है, ठीक है। ये भी इसका मात्र किलो कैलोरी प्रति किग्रा सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसॉल का जो उदाहरण नहीं है हमारा वो हमारा जल में तेल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जल में तेल एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। धुआं, कोहरा और बादल ये एरोसॉल के उदाहरण है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड हमें आविष्कार दिए हैं और दूसरी साइड आविष्कारक दिए हैं, ठीक है। तो किसने किसका आविष्कार किया है वो देखना है। तो देख लेते हैं इसमें। न्यूटन, न्यूटन का जो आविष्कार किया था वो क्या था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था हमारे ऑप्शन नंबर ए ने, यानी जे थॉमसन। ईंट पर नाच करके एक ट्रिक है, उससे शायद आपको पता हो ये ट्रिक, ईंट पर नाच। प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो की थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड स्ट्रीम ने, ठीक है। और परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा होगा आपने 9th-10th में। देखते हैं। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो जो सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं। तो जो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है हमारे वो है HCl, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो इनके जो गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है वो कहलाता है आदर्श गैस नियम, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, आदर्श गैस नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो जो जीवाणु विज्ञान के जनक हैं वो है लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लुईस पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन होता है उसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है प्रोटीन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है। अगला देखते हैं। प्लाज्मा के संबंध में कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है उसको देखना हमने, ठीक है। तो देख लेते हैं। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है ये। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, तो प्लाज्मा में कोई रक्त कणिकाएं नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। इनमें 5 प्रोटीन होता है, तो 5 प्रोटीन जो होता है इसमें, ये सही ऑप्शन, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही कथन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। अगला लेते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो बी है एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो जो हेपेटाइटिस बी है एक संक्रमित रोग है, संचारी रोग है, ठीक है। तो ये किस अंग को प्रभावित करता है वो पूछ रहा है, या किस अंग को संक्रमित करता है, ठीक है। तो ये हमारे यकृत को करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यकृत को क्या करता है हमारे संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क
का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो हमारा प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 243 का ए, ठीक है। अनुच्छेद 243 का ए में ग्राम संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया है? तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संकल्पना ली गई है वो किस देश से ली गई है? ये ली गई हमारी ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख किया गया वो संविधान के 119 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 129 सॉरी 129 में क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के 119 में किया गया, सॉरी 119 पे क्या किया गया? उल्लेख किया गया इसका। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो जो वेतन भत्ते और पेंशनों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है ये हमारे दूसरे अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरे अनुसूची में हमारे वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है वो किया गया है संविधान के भाग 17 में, ठीक है। और भाग बीच में क्या है? भाग बीच में हमारा संविधान संशोधन है, ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो जो संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है वो देखना है, ठीक है। धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वो है धार्मिक न्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों शब्द जो सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो जो सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया हमारे ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है वह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत के जो राष्ट्रपति पर ये महाभियोग जो प्रक्रिया ये लगाई जाती है उसको उससे पद से हटाने के लिए, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अगला देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। कुरु या महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो कुरु महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। और ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, प्राचीन भारतीय इतिहास करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो जो गृह त्याग का प्रतीक था इनका घोड़ा था, ठीक है। आपको याद हो चुका होगा अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी तो। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जो गढ़वाल वंश का संस्थापक था वो था हमारा चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर सी। दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो जो दीवान खैरात संबंधित है वो हमारे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? जो एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण जो विधि थी वो किस काल की विशेषता है ये पूछा जा रहा है। तो जो ये विशेषता है वो हमारे मौर्य काल की है, ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है वो हमारे दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। सिंध काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो जो सिंध काल में सीसा आयात किया जाता था वो किया जाता था ईरान से, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें, तो देख लेते हैं इसका। शिशुवत प्रतिबंध, तो जो शिशुवत प्रतिबंध है इसका हो जाएगा वैले चली, ठीक है, सही है ये। सती प्रथा प्रतिबंध, तो सती प्रथा प्रतिबंध है लॉर्ड विलियम बैटिंग, ये भी सही है। दास प्रथा प्रतिबंध, तो जो दास प्रथा प्रतिबंध है एलन ब्रो, ये भी सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, यानी ये भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर बनेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो जो पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी उसके जो संस्थापक थे हमारे वो थे एनजी रनाडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा। एनजी रनाडे थे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। अगला देखते हैं, इनाम कमीशन की जो इनाम कमीशन की कमीशन के स्थान पर किस गवर्नर जनरल के समय हुआ
तो ये जो हुआ था हमारे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, इसी क्रम में हमारा अब अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो तुगलक वंश से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं टॉपिक को फटाफट से। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक है। तो जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में देखा जाए तो सबसे योग्य और शिक्षित और विद्वान शासक था, ठीक है। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा है, ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। तो इसको अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास पे इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं उसमें, और पूरा डिटेल्स में समझा रखा है, ठीक है आपको। और अगला देख लेते हैं। इसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित की, और तथा इसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देख लेते हैं। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा। तो जब जो सर एडवर्ड थॉमसन थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है, ठीक है। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था वो भारत आया था, ठीक है। तो मोरक्को का जो यात्री था, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था ये सवाल बना है, ठीक है। तो ये मोरक्को का जो यात्री था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे भी टाइम पीरियड पे भारत आया था, ठीक है। इसे जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी, जो जैन धर्म के प्रसिद्ध संत थे जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था, ठीक है। तो जैन धर्म को जो संत थे उन्हें सम्मानित किया था इसने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला देखा है तो पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक क्या था, जो ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लागू किया था ये था, ठीक है। और जजिया कर किस पे लगता था? तो गैर मुसलमानों पे लगता था, ठीक है। अगला देखते हैं। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूम आदर कहा जाता था। तो जो उधार जो देते थे लोगों को उसका जो हिसाब करता था वो मजमू आदर कहते थे, ठीक है उसको। अगला देख लेते हैं। एक साइड हमें विभाग दिए हैं और दूसरे साइड हमें सुल्तान दिए हैं, ठीक है। दीवान अर्ज ये संबंधित, इससे जो संबंधित सुल्तान है वो बलबन है, ठीक है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात, इंपॉर्टेंट है, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान, जो दीवान बंदगान था वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। दीवान इश्तिहाक ये था फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट है दीवान इश्तिहाक। एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। दीवान अर्ज था बलबन। दीवान मुस्तखराज ये था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही अला ये मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात था फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान ये था फिरोज शाह तुगलक। और दीवान इश्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो से मदद मिली होगी निश्चित ही। तो इसी क्रम में हमारा जो अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमारे जो इंस्टा हैंडल है वहाँ पे करंट अफेयर्स के मैं सिंगल नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, डेली करंट अफेयर्स। तो आप वहाँ से इंस्टा हैंडल पे जुड़ सकते हैं देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।